हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ बायोसिस्टमैटिक्स इन बायोलॉजी। दैट इज़ कि सिस्टमैटिक्स जो हमारी है एक फील्ड या फिर टेक्सोनोमी जो है उसका बायोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, कैसे जो है वो बायोलॉजी की स्टडी के अंदर हेल्प करती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि टेक्सोनोमी जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या उसके बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं। टेक्सोनोमी इज बेसिकली द identification, then class nomenclature and then the classification of any organism, that is किसी भी organism को हम पहचानते हैं, उसे हम नाम देते हैं, उसे किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर ऐड करते हैं। अब ये जो हमारी फील्ड है ये कैसे जो है हेल्प करती है। सिस्टमैटिक्स इज़ द की टू अंडरस्टैंड द फैसिनेटिंग बायोडाइवर्सिटी अराउंड अस, कि हमारे चारों तरफ जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उसके बारे में हमें जो भी पता चलता है वो सिस्टमैटिक्स के कारण ही पता चलता है। हमें उनके नेम्स पता चलते हैं, उनके फीचर्स पता चलते हैं और एज ए रिज़ल्ट हमें हमारे बायोडाइवर्सिटी की नॉलेज रहती है। It benefits the human beings by providing fundamental knowledge about the sustainable resource management, environmental protection, and the landscape preservation. Basically टेक्सोनोमी या सिस्टमेटिक्स की हेल्प से हम जो है वो सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट की जो प्रॉपर्टी है, दैट इज सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, मैनेजिंग द रिसोर्सेज इन अ वे दैट देयर सोर्सेज आर नॉट डिप्लीटेड। इस तरीके से रिसोर्सेज जो है हमारे या संसाधन जो है उनका हम यूज़ करें कि एज अ रिज़ल्ट वो उनके जो सोर्स हैं, जो उनका ओरिजिन सोर्स है वो डिप्लीट ना हो और फ्यूचर जनरेशन जो है वो भी उसे यूज़ कर सके। और ये तभी हमें पता चल सकता है जब किसी रिसोर्स का, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, हमें पता हो कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका स्टेट क्या है, वो एक्सटिंक्ट हो रहा है, हो चुका है, या एंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है। तो सिस्टमेटिक्स की हेल्प से ही हमें ये चीज़ पता चलती है। एंड आल्सो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन में हमें हेल्प मिलती है और लैंडस्केप के प्रिजर्वेशन में भी हेल्प मिलती है। The contribution of the systematics is studied under two headings, that is दो headings के अंदर हम systematics का जो contribution है, जो उसका योगदान है बायोलॉजी की फील्ड में हम पढ़ सकते हैं। फर्स्ट इज द theoretical biology and the second is the applied biology. As in case of theoretical biology, it is responsible in making the conceptual contribution like the population thinking, मतलब कि concepts या फिर facts जो है हमारे उनको समझने के लिए जो है थियोरेटिकल बायोलॉजी में सिस्टमेटिक्स हेल्प करती है। दैट इज़ पॉपुलेशन का अगर हमें थिंकिंग करनी है कि कितनी रेट से ये इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, फर्टिलिटी रेट क्या है, एक्सेट्रा। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्पीसीज़। टेक्सोनोमी हमें हेल्प करती है कि किस रेट पर एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, वो उसकी पॉपुलेशन कितनी है, और ये सारे फैक्ट्स जो है हमें टेक्सोनोमी की हेल्प से पता चल जाते हैं। इट इलस्ट्रेट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पीसीज़ एंड द एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस, दैट इज स्पीसीज़ का स्ट्रक्चर क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में है कि नहीं, और किन किन एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस से वो बनी है, जैसे कि कन्वर्जेंस हुआ है उनमें या डाइवर्जेंस हुआ है, कोई अडेप्टेशन हुआ है किसी एक पर्टिकुलर चेंज के अकॉर्डिंग। ये सारी चीज़ें जो है वो टेक्सोनोमी हमें प्रोवाइड कराती हैं। मिमिक्री एंड अदर एवोल्यूशनरी एरियाज आर आल्सो हैव बीन क्लियरली अंडरस्टूड थ्रू टेक्सोनोमी। मिमिक्री जो है बेसिकली इट इज़ एन evolved resemblance between an organism एंड द अनदर ऑब्जेक्ट भी हो सकती है और जो है कोई एनिमल भी हो सकता है, जो एनिमल जो है मिमिक कर ले अपने आप को किसी पर्टिकुलर दूसरी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मिमिक्री का जो वो रोल होता है बेसिकली, इसे जो है हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का एंटी प्रेडेटर अडेप्टेशन है, मतलब कि प्रेडेटर से बचने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया गया अडेप्टेशन, जिससे वो खुद को बचा सके। तो मिमिक्री का जो एवोल्यूशन जो है वो काफ़ी लॉन्ग ईयर से चलता आया है। एज ए रिज़ल्ट हमें ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये स्पेसिफिकली मिलती है। हम उनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उनका नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं और फिर उनको हम अकॉर्डिंगली क्लासीफाई भी कर सकते हैं। एंड
It has also played an important role in the development of behavioral sciences. So behavioral sciences का मतलब यहाँ बेसिकली ऐसे फील्ड से हैं जो कि कॉग्निटिव प्रोसेसेस से डील करती हो, दैट इज माइंड का रिलेशन जो है जहाँ पर हो, एनिमल के बिहेवियर से रिलेटेड जो रोल है वो ये यहाँ पर हो, जैसे कि साइकोलॉजी फील्ड हो गई, एंथ्रोपोलॉजी हो गई, इथोलॉजी हो गई, एक्सेट्रा. देन टेक्सोनॉमी इज की टू स्टडी द इकोलॉजी, as no ecological survey can be undertaken unless all the species of the ecological importance are identified. तो कोई भी इकोलॉजिकल सर्वे जो है जिसके हम अंदर फ्लोरा और फोना का काउंट करते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाता जब तक कि हम टेक्सोनॉमी दैट इज़ उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ का नेमिंग या आइडेंटिफिकेशन ना कर लें. तो इकोलॉजिकल सर्वे जो हमारा है वो भी पूरा नहीं हो पाता. नाउ नेक्स्ट इज़ द अप्लाइड बायोलॉजी. इसके अंदर सबसे पहले हमारा आता है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के अंदर का रोल. सो प्रेजेंटली वी आर फेस्ड विद एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ सेविंग आवर क्रॉप्स फ्रॉम द अटैक ऑफ द पेस्ट. हमारे सामने आज के टाइम पे ये सिचुएशन है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमें हमारी क्रॉप्स को जो है वो पेस्ट से बचा कर रखना है. तो कैसे जो है हम इस प्रॉब्लम से डील करें. ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि हमें जो है उन पेस्ट का जो डिजीज़ कोज करते हैं क्रॉप्स के अंदर उनकी करेक्ट नेम्स हमें पता हो, और बिफोर देयर प्रॉपर कंट्रोल एंड इरेडिकेशन, उससे पहले कि हम उनको कंट्रोल में करें या उनको नष्ट करें, उससे पहले हमें उनके बारे में उनके नाम और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके जो फीचर्स है वो पता होने चाहिए. और वो सारी चीज़ें जो है वो हमें टेक्सोनॉमी से ही पता चलती हैं. एक टेक्सोनॉमिस्ट जो है वो ही सिर्फ करेक्ट आइडेंटिफिकेशन दे सकता है पेस्ट स्पीसीज़ का, कि वो कौन सी स्पीसीज़ है, कौन सी क्लास में आती है, एक्सेट्रा. और वो ही उनके इफेक्टिव कंट्रोल के लिए ज़रूरी भी है. करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एक पर्टिकुलर वेक्टर का इन प्लांट इज़ आल्सो वाइटल फॉर द ब्रिंगिंग द वेक्टर अंडर कंट्रोल बाय किलिंग इट्स ट्रांसमीटर. तो वेक्टर जो है जनरली वो एजेंट होता है जो डिजीज़ का कैरियर होता है. तो अगर उसका भी हमें नॉलेज लेना है जो कि प्लांट्स में डिजीज़ कोज करता है, तो उसके जो हमें आइडेंटिफिकेशन जो है वो ज़रूरी है, जिससे कि हम उसके ट्रांसमीटर्स को इजीली किल कर पाए उसके फीचर्स को जानकर. देन बायोलॉजिकल कंट्रोल में अगर हम इसका रोल देखें तो नेचुरल एनिमीज़ जो होते हैं पेस्ट के, हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट. मतलब कि एक पेस्ट अगर डिजीज़ कोज कर रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में हम दूसरा बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है उसको छोड़ दें. एज ए रिज़ल्ट क्या होगा कि वो जो है वो एनिमी जो है उसका बन जाएगा पेस्ट का, और वो क्रॉप का जो है वो हार्म नहीं होने देगा. बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर हम दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ में लेते हैं टू कंट्रोल द पेस्ट. अब इट इज़ मच मोर इकोनॉमिकल देन केमिकल कंट्रोल. से इकोनॉमिकल भी है बायोलॉजिकल कंट्रोल. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुँचता. ये इकोनॉमिकली फिजिबल भी है, मतलब चीप है और इजीली अवेलेबल हो सकते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, इन 1940 अ पैरासाइट एर्किटस इंसर्टस वाज इंट्रोड्यूस फ्रॉम अर्जेंटीना इनटू यूएसए टू कंट्रोल आर्मी वॉर्म्स. आर्मी वॉर्म्स या बॉल वॉर्म्स जो होते हैं हमारे, वो क्रॉप्स लग जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के अंदर जो है वो इस पैरासाइट को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था. तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल. टेक्सोनॉमी की हेल्प से ही हम जो है वो दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है जो कि पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है उसके फीचर्स के बारे में हम पता कर सकते हैं. सिस्टमेटिस्ट आर प्रेजेंटली ग्रेटली इन्वॉल्व इन डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ पेस्ट एंड द डिजीजेज मोस्ट इफेक्टिवली. मतलब कि हमारे जो आज के टेक्सोनॉमिस्ट हैं या सिस्टमेटिस्ट हैं वो इसी फील्ड पर काम कर रहे हैं कि कैसे न कैसे जो है हम बायोलॉजिकल कंट्रोल की प्रोसेस को और अच्छा बना पाएँ और पेस्ट का जो कंट्रोल है वो हो पाए. तो जो रिसर्च है वो कंटिन्यू है. बात अगर हम करें पब्लिक हेल्थ की, तो बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं जो कि बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स हैं या इंसेक्ट्स हैं उनके द्वारा की जाती हैं. हमारा जो है कंट्रोल मेजर जो है वो एक ऐसे तरीके से प्लान हो जिससे कि हम केवल टारगेट स्पीसीज़ को ही अटैक करें. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अब है कि
सारे जो एनोफिलीज मैक्यूलिपेंसिस जो हैं, दैट इज़ मॉस्किटो की जो ये स्पीसीज़ है, वो मलेरिया के ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। केवल कुछ पर्टिकुलर हैं जो ही रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हमें जो है केवल उन्हीं को ही टारगेट करना चाहिए। और ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब हमें एक इन पर्टिकुलर स्पीसीज़ की नोमेनक्लेचर पता होगा, उनका आइडेंटिफिकेशन हमें होगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होगा। सो दिस स्पीसीज़ कंसिस्ट ऑफ सेवरल सिबलिंग स्पीसीज। इसमें भी जो है बहुत सारी सिबलिंग स्पीसीज होती है एनोफिलीज के भी। सिबलिंग स्पीसीज जनरली वो होती हैं जो मॉर्फोलॉजिकली दिखने में तो सिमिलर होती हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के तौर पर जो है वो डिफरेंट होती हैं। सो एक एक्सपर्ट टेक्सोनोमिस्ट ही है जो कि इन्हें आइडेंटिफाई कर सकता है। और एक करेक्ट आइडेंटिफिकेशन जो है वो क्या इंश्योर करता है? मैक्सिमम इफेक्टिव कंट्रोल हो और मिनिमम कॉस्ट पर हो। जैसे कि अगर हमें इनके बारे में अच्छी नॉलेज रहती है तो वो किसी भी तरीके से जो है हमारे लिए नुकसानदायक नहीं हो पाती। नेक्स्ट है क्वारंटाइन। सो कई न्यू पेस्ट स्पीसीज जो है हमारी प्लांट्स की और एनिमल्स की और ह्यूमंस में भी जो डिजीज कोज करते हैं वो स्प्रेड होती है एक देश से दूसरे देश में, और थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज थ्रू इम्पोर्ट एंड द एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स। ओके, सो गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे क्वारंटाइन लेबोरेटरीज जो है वो एरोडोम्स में, पोर्ट्स पर जो है वो स्टैब्लिश कर दिए हैं, जिससे कि पहले ही चेकिंग हो पाए कि कौन सी स्पीसीज जो है वो किसी प्रोडक्ट या गुड के साथ आ तो नहीं रही है। सो टेक्सोनोमीज जो है वो भी यहाँ पर जो है इन लेबोरेटरीज के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजीज की कौन सी स्पीसीज के कारण ये डिजीज हुई है, क्या उसका क्लासिफिकेशन है, एक्सेट्रा। देन इन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट टेक्सोनोमी की एक और एप्लीकेशन है, दैट इज द इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग एंड द फेलिंग ऑफ द ट्रीज हैव रिजल्टेड इन डिस्टर्बेंस इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ है बहुत ज़्यादा पेड़ काटने के कारण। सो टेक्सोनोमीज जो है वो हमें बता सकते हैं, हमारी हेल्प कर सकते हैं बाय दे एक्ट एज एनवायरमेंटल प्रोटेक्टर्स। क्यों? क्योंकि वो जो है वो हमें बता देंगे कि कौन से एनिमल्स जो हैं, कौन से प्लांट्स जो हैं वो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है, इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट है, इकोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट है, नेचुरल सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे हम जो है उनकी फेलिंग जो है और उन एनिमल्स की किलिंग जो है उनको रोक सकते हैं। देन इन मिनरल प्रोस्पेक्टिंग, सो फोना और फ्लोरा का जो है आइडेंटिफिकेशन, अगर हम सेडिमेंट्री रॉक्स जो हमारी होती हैं, जो कि जो वोल्केनोज होते हैं उनके लावा से बनती हैं, उनमें अगर हम उनकी पहचान करें तो वो हमें एक पिक्चर देती है कि उनका जियोलॉजिकल इवेंट्स का सीक्वेंस क्या है, मतलब कि ओरिजिन के उनके फेजेस कैसे हैं, कौन किस टाइम पर इवॉल्व हुआ। ओके, सो पैलियोंटोलॉजिस्ट जो है हमारे यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आइडेंटिफिकेशन करके जो फॉसिल स्पेसिमेंस हमें मिलते हैं इन सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। और ऐसे जो वर्क्स हैं उनकी सक्सेस भी हमें देखने को मिली है अमेरिका के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज़ में। जैसे कि अगर कोई रॉक है और उसकी फॉसिल की एज उसमें जो मिली है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो अमेरिका के अंदर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉर एग्जांपल माइनिंग के लिए जो है वहाँ पर ग्रेनाइट अच्छा मिल सकता है, या कोई और जो इम्पोर्टेंट मिनरल है उसकी जो है प्रेजेंस वहाँ पर होगी। सो ये इकोनॉमिकली सक्सेसफुल जो है वर्क रहा है। अब है अगला, दैट इज़ इन नेशनल डिफेंस, दैट इज़ बहुत सारे डिजीज़ कॉजिंग जो वेक्टर्स हैं और जो पैरासाइट्स हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी है सिस्टमेटिक्स की, जैसे कि वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पे जो है वो यूज़ में इसे लिया गया था काफ़ी, दैट इज़ टेक्सोनोमिस्ट ने जो है वो आइडेंटिफाई किया था मलेरिया का जो स्प्रेड है उसको और उसके अलग अलग स्पीसीज़ को। नेक्स्ट इज़ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, दैट इज़ कुछ पेस्टिसाइड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी फूड चेन के अंदर एंटर हो जाते हैं और फिर उनका बायोमैग्निफिकेशन जो है होता है, दैट इज़ एज नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो है उनकी जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ होती रहती है। ठीक है, सो टेक्सोनोमिस्ट जो है वो इस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करते और काफ़ी इफेक्टिव मेजर्स हमें बता सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज़ के ऊपर किस केमिकल का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। सो प्रेजेंटली वाटर पोल्यूशन जो है वो भी एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि बहुत सारे प्लैंकटॉन्स जो हैं वो फेस कर रहे हैं। और ये जो है प्लैंकटॉन्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे इंडिकेटर भी होते हैं कि कितना डिग्री ऑफ वाटर पोल्यूशन जो है एक पर्टिकुलर वाटर बॉडी के अंदर है। तो हम उन प्लैंकटॉन्स की आइडेंटिफिकेशन करके उनकी क्लासिफिकेशन करके हम हेल्प कर सकते हैं इन डिटेक्शन द
water pollution. So identification of such organism by taxonomists give rapid information for detecting the pollution again. Then in case of soil fertility, तो कुछ organisms जो होते हैं वो एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए. सो ये हमें जानना जरूरी है कि कौन से एनिमल्स हैं या कौन से ऐसी स्पीसीज हैं जो कि फर्टिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं. उनके अगर प्रॉपर नाम हमें पता हो, प्रॉपर फीचर्स हमें पता हो, तो हम उनको कंजर्व कर सकते हैं और उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करके उनको एग्रीकल्चर में यूज़ भी कर सकते हैं. सो ये एक डायग्राम है शोइंग द एप्लीकेशंस ऑफ द बायोसिस्टमेटिक्स. बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसके अंदर बायोसिस्टमेटिक्स की एप्लीकेशंस हैं. सो यहाँ दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ एप्लीकेशन.